तो वर्ष 1900 से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जिसको आप क्वांटम फिजिक्स की यात्रा कह सकते हैं। प्लैंक ने एक नया हाइपोथेसिस दिया रेडिएशन के बारे में, और वहाँ से क्वांटम डिफाइन हुआ, जो कि रेडिएशन के वेव कैरेक्टर को और एक पार्टिकल कैरेक्टर को कनेक्ट कर रहा था, जो एमिशन हो सकते हैं या एब्जॉर्प्शंस हो सकते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट एमिट होनी है या रेडिएशन एमिट होना है, तो उसको एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू इतने में ही एमिट किया जा सकता है और इतने में ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस प्रकार की एक धारणा वहाँ से निकल करके आई, जिसके आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पूरी समस्या का समाधान हुआ। और उसी के आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी समस्या का समाधान हुआ, और लाइट डिफ्रैक्शन भी करती है, वेव्स भी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पार्टिकल्स के रूप में भी आती है। तो ऐसा एक वेव और पार्टिकल का सह अस्तित्व ये आइंस्टीन के काम में से निकल करके आया। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और 1911, 12, 13 के आसपास चलते हैं, और नील्स बोर्स ने हाइड्रोजन के लिए एक मॉडल दिया, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। आज भी हम लोग स्कूलों के अंदर में उसको पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, तो उसकी थोड़ी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में जो एक्सपेरिमेंटल जानकारियां थीं वो कुछ इस प्रकार की थी, और वो भी एक बहुत बड़ा पजल था। और वो ये थी कि अगर आप हाइड्रोजन लें, किसी ट्यूब में कहीं एक हाइड्रोजन लें और फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स लगा करके और कुछ करके वोल्टेज क्रिएट करके इलेक्ट्रोड डाल करके इसमें से रोशनी निकालें, इसमें से रेडिएशन आए, और तब उसका वेवलेंथ नापें, तो जो उस समय की जानकारियां थी उसके अनुसार विजिबल रेंज के अंदर में 4 वेवलेंथ्स आती थी, और वो 4 वेवलेंथ्स थी 656 नैनोमीटर, फिर 486 नैनोमीटर, फिर 434 नैनोमीटर, और फिर 410 नैनोमीटर। और बहुत बड़ा सवाल था ये कि ये 4 ही क्यों, इसके बीच की और क्यों नहीं। और काफ़ी शार्प, उस समय जितना रिजोल्यूशन था स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह का उसके अनुसार काफ़ी शार्प, 656 है, 486 है, 490 नहीं है, 510 नहीं है, 515 नहीं है, 540 नहीं है, 620 नहीं है, सीधा 656। तो ये डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, ये अलग अलग वेवलेंथ्स ही क्यों हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पजल था। और एक बामर फार्मूला उपलब्ध था। बामर खुद एक मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर हुआ करते थे, और उन्होंने नंबर्स को लेकर के और एक फार्मूला इजाद किया, जिसमें था कि जो ये वेवलेंथ है वो कैसे मिल सकते हैं आपको। तो 1/λ बराबर कुछ कांस्टेंट टाइम्स 1/2 स्क्वायर और -1/n स्क्वायर कर दें अगर, और इस n की जगह पर आप 3, 4, 5, 6 रख दें और सुटेबल r चूज कर ले, तो ये 3, 4, 5, 6 रखने से आपको ये वेवलेंथ्स प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनके लिए बामर ने भी निकाल कर रखा हुआ था। लेकिन उसकी फिजिक्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और नील्स बोर ने इस सवाल को हल किया। 1913 में उन्होंने ये प्रेजेंट किया फिलोसॉफिकल मैगजीन के अंदर, और उनका प्रेरणा कहाँ से मिली उनको, उसी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के असम्पशन से। तो कुछ इस प्रकार की शुरुआत है। अगर आप उनके ओरिजिनल पेपर्स को देखें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कुछ चार्ज है, प्लस ई चार्ज है, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की, तो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहर है। और वो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत दूर होता, इससे बहुत दूर होता, तो उस समय की एनर्जी को शून्य कहते, जीरो कहते। और वहाँ से अगर इसको किसी सर्कल में आना है, आर रेडियस के किसी सर्कल में अगर इसको आना है और उसी सर्कल में इसको घूमना है,
चूंकि एटम्स स्टेबल हैं, इसलिए जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जो ये कहता है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस को रेडिएट करना चाहिए एनर्जी, और इसलिए अगर आप सर्कल में घुमाएं तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इसकी ऊर्जा कम होती जानी चाहिए और कम होते होते अंत में इसको इस न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता है। एटम्स तो बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार एटम्स बन जाते हैं तो बने ही रहते हैं जब तक कि आप कोई भयंकर उनके साथ छेड़खानी न करो। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स से यहाँ बाहर जाना है, और क्लासिकल फिजिक्स से बाहर जाने की घटनाएं वर्ष 1900 से शुरुआत हो चुकी हैं। तो बोर्स ने यहाँ बस पहली बात ये करी कि नहीं, ये सर्कल्स में घूमेंगे और वो सर्कल्स स्टेबल होंगे, उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। और जो क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी रेडिएशन है वो भी कंटिन्यूअस है, लेकिन जो एनर्जी एमिट होनी है अगर किसी चीज से, तो फिर वो क्वांटम्स में होनी है। तो वैसे भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसे काम नहीं चलना है, तो कुछ ना कुछ और लेकर के आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये शुरू किया कि जब ये बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, उस समय में ये कहीं घूम नहीं रहा है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जीरो फ्रीक्वेंसी है, और जब यहाँ घूम रहा है तो उस समय कुछ फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू है। तो यहाँ से और यहाँ के अंदर में जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एमिट हुई है एनर्जी, अगर यहाँ से यहाँ आना है तो उसको एनर्जी जो कम हुई है वो एनर्जी उन्होंने प्लैंक के रेडिएशन लॉ के अनुसार उसको जोड़ा। तो पहले हम अपने यूजुअल क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा गणित कर लें कि इसमें कितनी एनर्जी है। इसको अगर हम जीरो कहते हैं इस एनर्जी को, जब ये बहुत दूर है तो इसमें कितनी एनर्जी है, तो बहुत आसान है मामला। E बराबर हाफ mv² और माइनस E² बाई 4πε0 r, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी। तो ये इस समय की टोटल एनर्जी है, और जब बहुत दूर है उस समय जीरो है ये, तो यानी यही इस समय की ये एनर्जी है। इसके साथ में एक और चीज़, वो भी क्लासिकल फिजिक्स से उठा लें, मास टाइम्स एक्सेलरेशन बराबर फोर्स, और फोर्स यहाँ जो है वो है E² बाई 4πε0 r²। ये तो यहाँ से आप थोड़ा सा गणित कर लीजिए, हल्का सा इसको आप काट लीजिए, और mv² बराबर इतना है, तो आप इसको लिख सकते हैं E² बाई 4πε0 r, E² बाई 4πε0 r, ये पूरा mv² है, इसलिए यहाँ से E बराबर हाफ mv² और फिर माइनस mv², अर्थात माइनस हाफ mv², ऐसा आप लिख सकते हैं। ये एनर्जी है, एनर्जी बराबर माइनस हाफ mv²। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर रिलेट करें तो फ्रीक्वेंसी का v बराबर, स्पीड लिख लीजिए, v बराबर ओमेगा r यानी 2 पाई न्यू इंटू r। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ऐसा रिलेशन है। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं पहले इधर लिख लेता हूं अलग से, फिर से। E बराबर एनर्जी बराबर माइनस हाफ mv², ये पहला पार्ट है। दूसरा ये mv² बराबर E² बाई 4πε0 r। तीसरा है v बराबर 2 पाई न्यू इंटू r। ये तीन इक्वेशंस हम बिल्कुल शुद्ध क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन का नियम जो हम लोग अपने स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, उसके अनुसार ये चीज़ें ऐसे हैं। अब इसके बाद बोर्स क्वांटम थ्योरी को यहाँ घुसाते हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है तो इसकी एनर्जी कम हुई है तो रेडिएशन होना है। वो रेडिएशन कितना हो सकता है? तो चूंकि यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, और अगर न्यू फ्रीक्वेंसी से उसको चलना है तो
न्यू उससे निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये मानी जा सकती है या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी 0 से न्यू हुई है, तो न्यू बाई 2 इस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर निकलता तो कितना एनर्जी निकलती एक बार के अंदर में। और उसके लिए फिर वो क्वांटम का सिद्धांत लेते हैं कि जो एनर्जी निकलती माइनस ई बराबर क्या होता, वो होता n टाइम्स h टाइम्स न्यू बाई 2। न्यू बाई 2 उन्होंने यहीं पर एजम्पशन है, ये पूरा एजम्पशन है कि ये 0 फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू बाई 2 फ्रीक्वेंसी ली। और अगर न्यू बाई 2 फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट होना है तो उसकी ऊर्जा h टाइम्स प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब इन 4 इक्वेशंस में से हम क्या चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? हम इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ये n जो हमारा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा है, v एक्स्ट्रा है, तो एलिमिनेट करें। ओके, एलिमिनेट करें, क्या क्या, v को एलिमिनेट करें, फिर इस r को एलिमिनेट करें, फिर इस न्यू को एलिमिनेट करें। इन 3 चीज़ों को हम इसमें से एलिमिनेट करना चाहेंगे, तब हमारे पास इस एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन आएगा। तो उसको देखें। तो सबसे पहले हम इस न्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, और इन 2 इक्वेशंस को अगर आप साथ में देखें और यहाँ से न्यू हटाने की कोशिश करें तो क्या मिलता है, न्यू बराबर v बाई 2 पाई आर, न्यू बराबर v बाई 2 पाई आर। और इस को हम यहाँ पर रखें तो माइनस ई बराबर एन एच बाई 2 न्यू, और न्यू के स्थान पर हम लिखते हैं v यहाँ और 2 पाई आर यहाँ। तो हमने इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ कहीं न्यू नहीं है, और अब इन 2 की जगह हमारे पास ये तीसरा इक्वेशन आ गया है। अब अगला r को देखें, r कहाँ कहाँ है, r यहाँ है और यहाँ है, इसमें r नहीं है। इन दोनों से r को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ से 1 बाई आर लिखें और यहाँ से 1 बाई आर लिखें और उसको बराबर कर दें। तो क्या दिखता है, यहाँ से 1 बाई आर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई आर बराबर, ये 1 बाई आर बराबर, ये सब कुछ इधर जाएगा, एम वी स्क्वायर तो है ही, इसको गुना करेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, और फिर इसको हम भाग लगाएंगे इस ई स्क्वायर से, तो ये 1 बाई आर यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से अगर 1 बाई आर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर 1 बाई आर लिखते हैं तो वो होगा, ये 1 बाई आर है, ये 4 पाई है, माइनस 4 पाई ई, माइनस 4 पाई ई, और तब उसके ऊपर भाग इसका एन एच वी से, तो एन एच और वी, ये यहाँ से 1 बाई आर आ रहा है। और इन दोनों को आप बराबर कर दें, इन दोनों 1 बाई आर को, तो वैसी हालत में हम आर से मुक्ति पाएंगे। तो अब हमारा अगर उसको भी हम कर दें तो क्या इक्वेशन बनता है, देखिए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर एम वी स्क्वायर और बटा ई स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई ई, तो माइनस 4 पाई ई और उसका बटा एन एच वी। तो अगर आप v को लिखें यहाँ से, और फिर यहाँ से हम उस v को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसमें से v एलिमिनेट करना है हमें, तो हम यहाँ से पहले v लिख लें, एक यहाँ भी v दिख रहा है, यहाँ भी v स्क्वायर दिख रहा है, तो आप करें इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी, इस v को अगर इधर ले लूँ मैं तो क्यूब, v क्यूब, और इस ई स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो माइनस 4 पाई कैपिटल ई, ई स्क्वायर बाई
NH। मिलान कर लीजिए फिर से। हमने ये लिखा है और इस V को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, इस तरफ ले आए हैं। इस E स्क्वायर को हम उधर ले गए हैं, तो ये इतना बन गया है और ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से मुझे हटाना है V को, तो यहाँ से मैं V लिखता हूँ। V बराबर, इसको भाग लगा लीजिए पहले, -4 पाई कैंसिल हो रहे हैं, 4 पाई को हटाइए और बचा यहाँ पे हमारा कैपिटल E यानी एनर्जी, और फिर E स्क्वायर बटा NH है यहाँ, और फिर ये एप्सिलॉन नॉट M, ये इतना, इसका 1/3 रूट, ये V क्यूब है, ये V क्यूब है, ये V क्यूब बराबर ये E स्क्वायर माइनस के साथ NH यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट M उधर से, और इसलिए इस पूरे का ये क्यूब रूट है, 1/3 पावर है। और हम -1 का 1/3 पावर करेंगे तो -1 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। वो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ में जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, तो इसलिए वो -1 इंटू -1 इंटू -1 इज़ -1, उसका हम उपयोग यहाँ पे करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करें पहले इक्वेशन में, एनर्जी बराबर, तो क्या मिला, E बराबर -12m V का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है तो माइनस का तो प्लस हो गया, और यहाँ बना मुझे E का स्क्वायर, हाँ या एक बात पूरा लिख ही लें, E इंटू E स्क्वायर बाई NH एप्सिलॉन नॉट M, इस पे पावर 2/3 स्क्वायर कर दिया, -12m V का स्क्वायर कर दिया, तो पावर 1/3 था, वो पावर 2/3 हो गया। अब देखें E पे पावर 2/3 है यहाँ पे, और यहाँ पे E है, तो E पे पावर 1/3 बचेगा, तो ये E पे पावर 1/3 बराबर है -12m E स्क्वायर बाई NH एप्सिलॉन नॉट M पे पावर 2/3। ये हमने सिर्फ यहाँ से इस E को हटाया है, बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार से रखी हुई हैं, तो ये इतना क्यूब कर दीजिए दोनों साइड। E बराबर माइनस और ½ हम एक ही बटा में लिखने की कोशिश करते हैं, M ऊपर 2 ये नीचे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्यूब कर रहे हैं, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/3 और 3 कट जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात E पे पावर 4 और फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इस M का स्क्वायर और फिर इस H का स्क्वायर, और बच गया N का स्क्वायर। तो अगर इसने n टाइम्स जो बेसिक क्वांटम है h/2 इतनी ऊर्जा एमिट की यहाँ से यहाँ आने में, तो उसकी अंतिम ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, और n = 1, n = 2, n = 3 रखते जाएं, तो ये अलग अलग किस्म के आपको सर्कल्स मिलते चले जाएंगे, उनकी ऊर्जा अलग अलग होती चली जाएगी। तो देखिए, अगर n बराबर 1 रखें तो क्या होता है, तो n = 1 इसमें हम रखें, इसको हमने क्यूब किया यहाँ पे, हाँ इसका क्यूब नहीं किया हमने, जब इसको क्यूब करेंगे तो इस 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, और इस m का क्यूब यहाँ m का क्यूब हो जाएगा, और तब ये m स्क्वायर इस क्यूब को काट करके m × E4 बनाएगा। तो n = 1 पर आए, n = 1 अगर इसमें रख दिया जाए तो एनर्जी क्या बनती है, एनर्जी बनती है -8 -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर, ये बनती है इसकी ऊर्जा n = 1 रखने पर। और इसका मान जब इसके सारे वैल्यूज रखे जाएं तो इसका मान निकल करके आता है
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हाइड्रोजन एटम की न्यूनतम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, यानी जो रेडिएशन है, अगर इन्फिनिटी पर जब सेपरेशन था वहां से देखें तो मैक्सिमम ऊर्जा एमिट हुई है, उसको हमने जीरो बोला है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो -13.6 ईवी की एनर्जी है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर हम एक चित्र बनाएं इसका, जैसा अक्सर किताबों में रहता है, तो ये सबसे नीचे की ऊर्जा है जो -13.6 ईवी की ऊर्जा है, ये n = 1 है। और n = 2 अगर रख देंगे हम तो इसी का 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 आ जाएगा और इसी का 1/4 हो जाएगा। तो अगर आप अगली ऊर्जा ढूंढें तो वो अगली ऊर्जा आपको इतना बटा 4 पे मिलेगी, अर्थात -3.4 ईवी पे मिलेगी। ये n = 2 है। फिर n = 3 करेंगे तो 1/9, तो इससे अब 1/9 करें तो कुछ -1.5 ईवी, ऐसा कुछ n = 3 मिलेगा। फिर n = 4 करेंगे तो ऐसा कुछ n = 4 मिलेगा, जो कि इसका 16वां भाग होगा, -0.85 ईवी। तो इस प्रकार से अलग अलग वो ऊर्जाएं बनेंगी। और हमने R को एलिमिनेट किया था, अगर आप R का भी वैल्यू निकालेंगे तो छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, ऐसा मिलता चला जाएगा। तो ये एक चीज़ निकल करके आती है और काफ़ी पॉपुलर है। और जब ये ट्रांजिशन होता है, जब हम ये हाइड्रोजन ट्यूब की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन भरी है और वहाँ से और रोशनी निकलती है और उसके हम वेवलेंथ्स देखते हैं, तो वो जो रेडिएशन है वो कैसा रेडिएशन है। जब हमने उसको, उस हाइड्रोजन को बिजली चला करके और कुछ करके वोल्टेज वगैरह लगा करके, और जहाँ वो है, अमूमन जहाँ वो हाइड्रोजन एटम है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाली ऊर्जा के अंदर में है, n = 1 वाली ऊर्जा के अंदर में है, इतनी एनर्जी में है, तो जब हम वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज वगैरह देते हैं तो वो ऊपर की ऊर्जा में किसी में चला जाता है जितना उसने वहाँ से एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ कहीं चला गया मान लीजिए, और फिर यहाँ से जब इसको वापस लौट करके आना है तो अगर इसने यहाँ से यहाँ जंप कर लिया तो कितना रेडिएशन में ऊर्जा जाएगी, कितनी ऊर्जा का रेडिएशन जंप होगा। तो यहाँ इतना ऊर्जा है, यहाँ इतनी ऊर्जा है, तो आप यहाँ इसमें से इसको घटा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि कितनी ऊर्जा निकली। तो ट्रांजिशन, एक हायर स्टेट से एक लोअर स्टेट पे अगर ट्रांजिशन होता है तो जो ट्रांजिशन की एनर्जी है, जो ट्रांजिशन की एनर्जी है उसको आप फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं। और यही सब एक्सप्रेशंस होंगे, me4/8ε0² h², और ये 1/n1² और ये 1/n2²। बामर का सूत्र मिल रहा है। और अगर n1 की जगह पे आप रखते जाएं, 2 रख लें, और n2 की जगह पे आप 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, यानी n = 3 से n = 2 में ट्रांजिशन करा रहे हैं। पहले 3 पर थे और अब हम 2 पर आ गए हैं। तो ऐसा ट्रांजिशन अगर करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा हमारी ऊर्जा नेगेटिव में भी चलती है, ये माइनस भी यहाँ पर है। तो वैसी हालत में आप यहाँ से जब कैलकुलेशंस करेंगे और इस ऊर्जा से आप वेवलेंथ का रिश्ता जानते हैं, hc ऊर्जा, ये, तो यहाँ से आप वेवलेंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो वेवलेंथ्स एग्जैक्टली वही आते हैं जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेवलेंथ्स हैं, 656 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 410 नैनोमीटर्स। और ये सब जो ऊर्जाएं हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, वो इस n = 2 पर आकर ख़त्म होते हैं। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, ये सब विजिबल रेंज में है। और भी ट्रांजिशंस हैं, लेकिन ये विजिबल रेंज है जिसको बामर सीरीज कहते हैं। n = 3 से n = 2 पर जाएंगे तो 656 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिलेगा।
n = 4 से n = 2 पर आएंगे तो 486 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरी सीरीज बनती है। तो अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी अपनी किताबों में, जब बोर्स थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, जैसा हमने अभी किया वैसा नहीं करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बताते हैं कि बोर का पोस्टुलेट है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स स्टेबल होते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसका गुणक होता है। तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि ये सारा सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, ये बताकर कि जो एंगुलर मोमेंटम है L = m × v × r, इसको होना चाहिए h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसा। तो जो चौथा इक्वेशन हमने लिखा था उसकी जगह ये भी अगर आप लिख करके चलेंगे तो आपको यही सारे परिणाम मिलेंगे, और ऐसा ही टेक्स्ट बुक में किया भी जाता है, और दोनों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हिस्टोरिकली नील्स बोर ने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका जो पब्लिकेशन है 1913 का, उसमें पृष्ठ 5 पर उन्होंने वो इक्वेशंस लिखे हैं जो मैंने अभी यहाँ पर किए हैं, और उसके बाद उसमें से कैलकुलेशंस करके ये सारी चीज़ें बताई हैं। और सब कुछ हो जाने के बाद 14 नंबर पेज पर उन्होंने इसका उपयोग करके दिखाया है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा। तो आप यहाँ से भी शुरू करोगे तो भी वही चीज़ें मिलेंगी। आप जो हमने चौथा इक्वेशंस लिखा था E = n टाइम्स h ν/2, वहाँ से भी शुरू करोगे तो भी वही चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उन्हीं ऑर्बिट्स में ये भी ऐसा होता है। ये भी उस बोर्ड के ने पॉइंट आउट किया है कि ये भी ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने शुरुआत जब क्वांटम मैकेनिक्स बन रहा था और चीज़ें निकल करके आ रही थी, उस समय की थोड़ी सी ऐतिहासिक घटनाएं हमने आपको बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब से मिल करके एक चीज़ निकल करके ज़रूर आई है कि क्लासिकल फिज़िक्स में से हमें कुछ न कुछ और उसमें जोड़ना पड़ेगा या उसको बदलना पड़ेगा, अगर हम इन छोटे पार्टिकल्स की, एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, इनकी अगर हम जानना चाहते हैं, इनका व्यवहार जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ अलग जाना पड़ेगा। और उसके बाद के 20-25 वर्षों तक और भी काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि कैसे इसमें से एक बढ़िया थ्योरी निकल करके आए, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम रेडिएशन की बातें कर रहे थे, अब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की, हम प्रोटॉन्स की, या हम कणों की बात करेंगे, और वो कण, छोटा कण जो है वो कैसा क्वांटम मैकेनिक्स अपना लेकर के आता है और क्या स्वरूप दिखाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे।